सूरज। सूरज प्यार और जिंदगी का घर अपना गर्म प्यार जादुई धरती पर बरसाता है। ये आर्थर रिम्बो ने लिखा था। ये हमारे सौर मंडल का धड़कता हुआ दिल है, आग का एक गर्म गोला जो आसमान में छाया रहता है। सोचो, आग का एक बहुत बड़ा गोला, जैसे पुराने जमाने में लड़ाई में गुलेल से फेंका जाता था, बस उससे लाखों गुना बड़ा। हर रोज हम इसकी गर्मी महसूस करते हैं और इसका उजाला देखते हैं, जैसे जब हम किसी अच्छे धूप वाले दिन बीच पर मजे करते हैं। इसी विशाल तारे की वजह से हमारी जिंदगी है। सूरज की ग्रेविटी सब कुछ अपनी जगह पर रखती है, जैसे कोई संगीतकार अपने ऑर्केस्ट्रा को कंट्रोल करता हो। ग्रहों को अपनी ऑर्बिट से भटकने नहीं देती। सूरज के बिना सौरमंडल नहीं होता, धरती नहीं होती और हम भी नहीं होते। सोचो, एक खाली आसमान, जैसे बिना चांद वाली रात, एकदम सुनसान। हम अक्सर इसे ग्रांटेड ले लेते हैं, लेकिन सूरज कुदरत की एक बहुत बड़ी ताकत है, एक सच्चा दयालु दानव। चलो सूरज की कहानी में डूब जाते हैं, इसके शुरुआती जलते हुए रूप से लेकर इसके आखिरी अंजाम तक। करोड़ों सालों का सफर, जैसे किसी पुरानी किताब के पन्ने पलटना। क्या आप इस खोज भरे सफर के लिए तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। रात के आसमान को देखो। साफ रात में आपको अनगिनत तारे दिखाई देंगे। हर एक तारा एक सूरज है, जलती हुई गैस का एक विशाल गोला। लेकिन हमारे लिए सूरज खास है। यह हमारा अपना तारा है जो हमें जीवन देता है। जैसे दांते ने कहा था, प्यार जो सूरज और तारों को चलाता है। सूरज एक जी प्रकार का मुख्य अनुक्रम तारा है जो अपने जीवन चक्र के लगभग आधे रास्ते पर है। यह अरबों सालों से चमक रहा है और अरबों सालों तक चमकता रहेगा। वैज्ञानिक सूरज के व्यवहार और हमारे ग्रह पर इसके प्रभाव को समझने के लिए लगातार इसका अध्ययन कर रहे हैं। आखिरकार रविवार के बिना शनिवार नहीं होता, जैसा कि कहावत है, बिना धूप के जीवन नहीं चलता। इसका अध्ययन करके हम पूरे ब्रह्मांड के बारे में और अधिक सीखते हैं। हम अंतरिक्ष में अपने स्थान को बेहतर ढंग से समझते हैं। सूरज सिर्फ रोशनी और गर्मी का सोर्स नहीं है, यह धरती पे जीवन का असली इंजन है। सूरज के बिना हमारी धरती एक बर्फीला रेगिस्तान होती। पेड़ पौधे सूरज की रोशनी से फोटोसिंथेसिस करके एनर्जी लेते हैं, जो कि फूड चेन का बेस है। सूरज हमारे क्लाइमेट को भी अफेक्ट करता है, हवा और समुद्र की लहरें बनाता है। इंसानी सभ्यता हमेशा से सूरज से जुड़ी रही है, जैसे पुराने जमाने का सन कैलेंडर। पुराने कल्चर सूरज की मूवमेंट देखते थे और उसे भगवान मानते थे। जैसे स्लाव लोग सूरज देवता स्वारोक को पूजते थे। आज हम साइंस से सूरज को और अच्छे से समझते हैं, लेकिन ये आज भी हमें इंस्पायर करता है। ये उम्मीद, ताकत और जिंदगी का प्रतीक है। हमारे सूरज के चमकने से पहले गैस और धूल का एक विशाल बादल था। यह आणविक निहारिका अंतरिक्ष में तैर रही थी, अपने अंदर तारों के बीज लिए हुए। जरा सोचो, एक विशाल अंतरिक्ष में गेहूं का खेत जो खिलने को तैयार है। गुरुत्वाकर्षण एक कुशल बुनकर की तरह धैर्यपूर्वक बिखरे हुए कणों को इकट्ठा कर रहा था, उन्हें एक केंद्र बिंदु की ओर खींच रहा था। इस बादल की कल्पना करो, हाइड्रोजन, हीलियम और भारी तत्वों का घूमता हुआ द्रव्यमान, जैसे कोई विशाल अंतरिक्षीय समोसा बन रहा हो। लाखों वर्षों तक बादल सिकुड़ता रहा, तेजी से घूमता रहा और घना और गर्म होता गया, जैसे चूल्हे पर दलिया गाढ़ा होता जाता है। बादल का केंद्र इस गुरुत्वाकर्षण के ढहने का केंद्र एक आदि तारा में बदल गया, जैसे आर्टिचॉक का दिल, सबसे कीमती हिस्सा। यह घना और गर्म कोर जीवन के साथ फूटने के लिए तैयार था, जैसे जलते हुए अंगारे एक बड़ी आग जलाने के लिए तैयार हों। सब कुछ एक तारे के जन्म के लिए तैयार था। अंतरिक्ष में आतिशबाजी का एक शानदार प्रदर्शन शुरू होने वाला था। इस सिकुड़ते हुए बादल के बीच में एक प्रोटोस्टार बनने लगा। ग्रेविटी सारे मैटर को अंदर खींच रहा था, जिससे बादल का कोर और भी घना और गर्म होता जा रहा था। मोलिक्यूलर क्लाउड में छुपा हुआ प्रोटोस्टार एक धीमी रोशनी से चमक रहा था। सोचो, एक कॉस्मिक हीरो धीरे धीरे जाग रहा है। सिकुड़ता हुआ बादल छोटे छोटे टुकड़ों में बंट रहा था, जिससे प्लैनेट्स, मून्स और एस्ट्रॉइड्स बनने वाले थे, जैसे किसी जादुई थाली में चावल के दाने बिखरे हुए हों। जैसे जैसे प्रोटोस्टार सिकुड़ता गया, उसकी स्पीड बढ़ती गई और उसके साथ ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स भी बनने लगे, बिल्कुल एक लट्टू की तरह जो घूमते घूमते और भी तेज होता जाता है। इन फील्ड्स का असर प्लैनेट्स के बनने पर पड़ा और उन्होंने हमारे सोलर सिस्टम को शुरुआती आकार दिया, मानो कोई अदृश्य कलाकार आकाश में प्लैनेट्स को जय या रच रहा हो।
प्रोटोस्टार और भी शक्तिशाली होता गया और अपने आसपास के बादल से और ज्यादा मैटर को अपनी ओर खींचता गया, बिल्कुल एक बर्फीले गोले की तरह जो पहाड़ से लुढ़कते हुए बड़ा होता जाता है। अब बस एक ही चीज बाकी थी, एक जबरदस्त न्यूक्लियर फ्यूजन की शुरुआत। हमारा सूरज जलने वाला है। इस नए बन रहे तारे के अंदर तापमान और दबाव एक खास बिंदु पर पहुंच गए। हाइड्रोजन के परमाणु जुड़ने लगे और न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो गया। एक तारा पैदा हुआ। नया तारा चमक उठा, तेज रेडिएशन निकालते हुए और अपने आसपास के मैटर को दूर धकेलते हुए। इस शुरुआत ने सूर्य के मेन सीक्वेंस की नींव रखी, जो हाइड्रोजन जलने का एक स्टेबल पीरियड होता है। सूर्य अपने नए बने सोलर सिस्टम में सबसे पावरफुल चीज बन गया। इसकी एनर्जी ने आसपास के प्लैनेट्स को नहला दिया, जिससे धरती पर जीवन के लिए जरूरी लाइट और हीट मिली। सूर्य के इस शानदार जन्म ने उन सब चीजों की नींव रखी जिन्हें हम जानते हैं। चलो सूरज के दिल में, उसके कोर में झांकते हैं। यहां 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान है, एकदम नर्क की आग। इसी आग में सूरज की एनर्जी न्यूक्लियर फ्यूजन से बनती है। हाइड्रोजन के एटम इतनी जोर से टकराते हैं कि जुड़कर हीलियम बन जाते हैं और अकल्पनीय एनर्जी निकलती है। हर सेकंड 600 मिलियन टन हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाता है। सोचो 500 मेहमानों की शादी में कितने समोसे बनेंगे। यही एनर्जी सूरज की रोशनी और गर्मी बनकर हम तक पहुंचती है। सूरज के कोर को एक विशाल भट्टी की तरह इमेजिन करो, जो लगातार धड़क रही है। यह एनर्जी फिर एक लंबे सफर पर निकलती है और अंत में सूरज की रोशनी बनकर हम तक पहुंचती है। देखो, ये हैं लेयर्स ऑफ लाइट और ये है उनकी जर्नी बाहर की तरफ। सूरज के कोर से एनर्जी शुरू करती है अपनी एडवेंचर बाहर की तरफ। ये जर्नी है एक कॉम्प्लिकेटेड डांस, एब्जॉर्प्शन, री एमिशन और कन्वेक्शन का। एनर्जी ट्रैवल करती है रेडिएटिव जोन से, जहां फोटॉन्स कॉन्स्टेंटली एब्जॉर्ब और री एमिट होते रहते हैं। ये प्रोसेस ले सकता है लैक्स ऑफ ईयर्स। सोचो, इंडिया के इतिहास से भी ज्यादा समय। उसके बाद एनर्जी पहुंचती है कन्वेक्शन जोन में, जहां हीट ट्रैवल करता है कन्वेक्शन से। जैसे हम पानी उबलते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही। फाइनली एनर्जी पहुंच जाती है फोटोस्फीयर पर, जो है सूरज की विजिबल सरफेस। यहां से सूरज रेडिएट करता है अपनी एनर्जी स्पेस में और नहला देता है हमारे सोलर सिस्टम को लाइट और हीट में। सूरज की सांसें सौर वायु। सूरज हमेशा चार्ज्ड पार्टिकल्स का एक फ्लो निकालता रहता है, जिसे सोलर विंड कहते हैं। यह विंड 800 किलोमीटर पर सेकंड की अमेजिंग स्पीड से ट्रैवल करता है। रॉकेट की स्पीड इमेजिन करो, बिल्कुल स्पेस के हुसारिया की तरह। सोचो, चार्ज्ड पार्टिकल्स का एक कांस्टेंट स्ट्रीम सूरज से निकल रहा है, जैसे स्पेस में एक जेंटल ब्रीज हो। यह सोलर विंड प्लैनेट्स के मैग्नेटिक फील्ड्स और एटमॉस्फेयर्स के साथ इंटरैक्ट करता है, जिससे ऑरोरास बनते हैं, जैसे ऑरोरा बोरियालिस जो इंडिया में भी दिखाई देता है, और प्लैनेट्स के एवोल्यूशन को अफेक्ट करता है। पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड हमें सोलर विंड के फुल इंपैक्ट से बचाता है, जैसे हुसारिया का शील्ड। लेकिन कुछ पार्टिकल्स अंदर घुस जाते हैं और जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स कॉज करते हैं। सोलर विंड हमें सूरज की पावर और इन्फ्लुएंस, हमारे कॉस्मिक नेबर की लगातार याद दिलाता है। अथक विशालकाय, सूर्य के धब्बे और सौर ज्वालाएं, सनस्पॉट्स एंड सोलर फ्लेयर्स। सूर्य एक गतिशील और अशांत विशालकाय है, जिसकी सतह लगातार बदलती रहती है, जैसे बाल्टिक सागर में तूफान के दौरान उफान मारता हुआ समुद्र। सूर्य के धब्बे तीव्र चुंबकीय गतिविधि वाले क्षेत्र होते हैं, जो सूर्य की त्वचा पर तिल जैसे काले धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं। सौर ज्वालाएं ऊर्जा के अचानक विस्फोट होते हैं, जैसे अंतरिक्ष में आतिशबाजी जो सूर्य की सतह पर होते हैं। ये विस्फोट भारी मात्रा में ऊर्जा छोड़ते हैं, हजारों परमाणु बमों के बराबर, जो रेडियो संचार को बाधित कर सकते हैं और उपग्रहों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसे अचानक आने वाला तूफान बिजली की लाइनों को तोड़ सकता है। ये गतिशील घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि सूर्य, हालांकि हमारा अपना तारा है, एक शक्तिशाली और जटिल वस्तु है, एक वास्तविक खगोलीय ज्वालामुखी। इन सौर घटनाओं को समझना अंतरिक्ष के मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे हमारे पूर्वज आसमान में संकेतों को देखकर मौसम की भविष्यवाणी करते थे। ये हमारे तकनीकी बुनियादी ढांचे और हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करते हैं, उपग्रह संचार से लेकर जीपीएस नेविगेशन तक, जैसे हवा जो जहाज के पालों को भरती है।
सूरज आग का गोला गर्म गैस का बना हुआ हमारे सौर मंडल के बीचों बीच है। इसका बहुत बड़ा मैस ग्रेविटी का फील्ड बनाता है जो पूरे सोलर सिस्टम को एक साथ रखता है। सोचो, सूरज की ग्रेविटी इनविजिबल धागों की तरह है जो इसे सोलर सिस्टम की हर चीज से जोड़ती है। ये धागे बहुत स्ट्रांग फोर्स लगाते हैं जिससे चीजें स्पेस में भाग नहीं पाती। जितना कोई ऑब्जेक्ट सूरज के पास होगा उतना ही ज्यादा पुल होगा। जैसे राजा के पास रहोगे तो मेहरबानी भी ज्यादा मिलेगी। इसीलिए अंदर वाले प्लैनेट्स सूरज के चारों ओर बाहर वालों से ज्यादा तेजी से घूमते हैं। सूरज की ग्रेविटी प्लैनेट्स, कॉमेट्स और एस्टेरॉइड्स के ऑर्बिट्स बनाती है। ये उनके पाथ्स और करोड़ों सालों के एवोल्यूशन को अफेक्ट करती है। सूरज के ग्रेविटी के असर से सारे प्लैनेट्स एक आसमानी डांस करते हैं। हर प्लैनेट अपने एक फिक्स्ड पाथ पे चलता है जिसे ऑर्बिट कहते हैं। सूरज के चारों ओर सोचो, प्लैनेट्स डांसर्स हैं जो सूरज के ग्रेविटी के म्यूजिक पे नाच रहे हैं, जैसे कोई पोलोनेज डांस। इनर प्लैनेट्स तेज मूव करते हैं और सूरज के चक्कर कुछ ही मंथ्स में लगा लेते हैं। आउटर प्लैनेट्स बहुत स्लो चलते हैं और उनका ऑर्बिट ईयर्स और कभी कभी डिकेड्स भी लग जाते हैं। ये स्पेस वाला डांस एक परफेक्ट सिस्टम है, जैसे घड़ी की तरह, जिसे ग्रेविटी और मोशन कंट्रोल करते हैं, जैसे एक ऑर्केस्ट्रा जिसे सूरज कंडक्ट कर रहा है। प्लैनेट्स अपने फिक्स्ड पैथ्स पे मूव करते हैं और उनकी स्पीड और पोजीशन सूरज से उनकी डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। ये स्पेस डांस ग्रेविटी की पावर और एक्यूरेसी का प्रूफ है। सूरज का असर सिर्फ ग्रहों की परिक्रमा पर ही नहीं है, बल्कि उससे भी बहुत आगे तक है। सौरमंडल के भौतिक गुणों और विकास में सूरज की बहुत बड़ी भूमिका है। जैसे कि धरती पर डोलोमाइट्स पहाड़ों का निर्माण हुआ, वैसे ही सूरज का असर भी है। शुरुआती सौरमंडल में नए बने सूरज के चारों ओर गैस और धूल का एक घूमता हुआ डिस्क था, जैसे पिज्जा बनाने वाला आटा घुमाता है। सूरज की गर्मी से अलग अलग तापमान वाले क्षेत्र बन गए। जैसे तंदूर के पास अलग अलग गर्मी होती है, अंदर के हिस्से बाहर के हिस्सों से ज्यादा गर्म थे। इस तापमान के अंतर ने ग्रहों की संरचना को निर्धारित किया, जैसे अलग अलग खाने के लिए अलग अलग सामग्री होती है। अंदरूनी सौर मंडल में लोहे और चट्टान जैसे भारी तत्वों ने मिलकर पथरीले ग्रह बनाए जो घने और ठोस थे, जैसे कोई अच्छा बिस्किट। बाहरी सौर मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम जैसे हल्के तत्वों ने गैस के विशाल काय ग्रह बनाए जो विशाल और हल्के थे, जैसे बुढ़िया के बाल। सूरज के गुरुत्वाकर्षण ने ग्रहों और चंद्रमाओं की सतहों को भी आकार दिया और अरबों वर्षों तक उनके विकास को प्रभावित किया, जैसे कोई मूर्तिकार अपनी कलाकृति को आकार देता है। ग्रहों के अलावा सूरज का प्रभाव बहुत बड़े स्पेस तक फैला हुआ है, जिसे इंटरस्टेलर मीडियम कहते हैं। यह जगह तारों के बीच का स्पेस खाली नहीं है, बल्कि स्कैटर्ड गैस और डस्ट से भरा हुआ है, जैसे क्रैब नेबुला। ये इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो छोटे टेलीस्कोप से भी दिखाई देता है। सूरज की ग्रेविटी और रेडिएशन इस एनवायरनमेंट को बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। सोचो सोलर विंड के बारे में, चार्ज्ड पार्टिकल्स का कंटिन्यूअस स्ट्रीम जो सूरज से निकलता है, जैसे एक तेज हवा इंटरस्टेलर मीडियम में बह रही हो, बिल्कुल एक कंडक्टर की तरह जो स्पेस ऑर्केस्ट्रा को लीड कर रहा हो। ये इंटरैक्शन एक बबल जैसा स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हीलियोस्फीयर कहते हैं, कुछ पैंथियन डोम की तरह जो एंशिएंट रोमन्स को प्रोटेक्ट करता था। लेकिन स्पेस के स्केल पर हीलियोस्फीयर एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करता है, हमारे सोलर सिस्टम को इंटरस्टेलर स्पेस से आने वाले हार्मफुल रेडिएशन से बचाता है। एक असली प्रोटेक्टिव डोम, बिल्कुल एक अम्ब्रेला की तरह जो हमें बारिश से बचाता है। सूरज की ग्रेविटी कॉमेट्स और दूसरे आईसी बॉडीज के मूवमेंट को भी प्रभावित करती है जो हमारे सोलर सिस्टम के किनारे पर हैं, और कभी कभी उन्हें ऐसे ऑर्बिट्स में धकेल देती है जो उन्हें सूरज के पास ले जाते हैं, जैसे एक शेपर्ड अपनी शीप को मेडो में ले जा रहा हो। जैसे ही ये आईसी बॉडीज सूरज के पास आते हैं, ये गर्म हो जाते हैं और गैस और डस्ट रिलीज करते हैं, जिससे एक बहुत ही सुंदर टेल बनता है जो हम कॉमेट्स के साथ देखते हैं। एक असली सेलेस्टियल फायरवर्क शो, बिल्कुल न्यू ईयर्स ईव पर होने वाले आतिशबाजी की तरह। तो सूरज का इफेक्ट हमारे जाने पहचाने प्लैनेट्स और मून से भी बहुत आगे तक फैला हुआ है। यह इंटरस्टेलर मीडियम को प्रभावित करता है और उन वॉन्डरिंग सेलेस्टियल बॉडीज के पाथ्स को भी आकार देता है जो इसके पास आते हैं, बिल्कुल एक लाइट हाउस की तरह जो रात में समुद्र में शिप्स को रास्ता दिखाता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारा सोलर सिस्टम स्पेस में कोई अलग थलग आइलैंड नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े कॉस्मिक फैब्रिक का हिस्सा है जो अपने आसपास के एनवायरनमेंट के साथ कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट कर रहा है।
हमारा प्यारा पृथ्वी, अंतरिक्ष में जीवन से भरपूर यह नखलिस्तान अपना मौसम सूरज के कारण पाता है, जो एक विशाल भट्टी जैसा केंद्रीय तारा है जो हमसे लाखों किलोमीटर दूर है। सूरज की ऊर्जा प्रकाश के रूप में पृथ्वी तक पहुंचती है, जिससे हमारा ग्रह गर्म होता है और वायुमंडलीय और समुद्री धाराएं चलती हैं। यह असमान तापमान में अंतर पैदा करता है, जो बदले में वायुमंडलीय परिसंचरण को चलाता है। भूमध्य रेखा पर गर्म हवा ऊपर उठती है, ध्रुवों की ओर बढ़ती है, ठंडी होती है और नीचे गिरती है, जिससे वैश्विक हवा के पैटर्न बनते हैं। ये पैटर्न समुद्री धाराओं को प्रभावित करते हैं, इस प्रकार पृथ्वी की जलवायु को नियंत्रित करते हैं। गर्म समुद्री धाराएं गर्मी का परिवहन करती हैं, जिससे उच्च अक्षांशों पर तापमान कम होता है। ठंडी धाराएं पोषक तत्वों से भरपूर पानी लाती हैं, जो समुद्री पारिस्थितिक तंत्रों को बनाए रखती हैं। सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी की जलवायु प्रणाली को शक्ति प्रदान करती है, जिससे जीवन के लिए आदर्श परिस्थितियां बनती हैं। जलवायु परिवर्तन की भविष्यवाणी करने और उसके प्रभावों को कम करने के लिए सूर्य के प्रभाव को समझना महत्वपूर्ण है। धरती के इस रंग बिरंगे जीवन में एक जबरदस्त प्रक्रिया होती है, जो सूरज की रोशनी को केमिकल एनर्जी में बदल देती है। ये प्रक्रिया हमारे ग्रह पर लगभग सारे जीवन को चलाती है। फोटोसिंथेसिस, पेड़ पौधे, एल्गे और कुछ बैक्टीरिया इस प्रक्रिया को करते हैं। ये सूरज की एनर्जी को कैप्चर करते हैं और ऐसी फॉर्म में बदल देते हैं जिसका उपयोग बाकी जीव कर सके। सोचो, एक पत्ता धूप में नहा रहा है, उसके सेल्स छोटे छोटे क्लोरोप्लास्ट से भरे हुए हैं। गर्मियों में गेहूं के खेत में हर एक बाली एक छोटी सी केमिकल फैक्ट्री की तरह है। इन क्लोरोप्लास्ट्स के अंदर एक अद्भुत बदलाव होता है। ये कुदरत का एक करिश्मा है। सूरज की रोशनी क्लोरोफिल सोख लेता है। ये एक हरा पिगमेंट है जो पेड़ पौधों को उनका हरा रंग देता है, जैसे टॉस्कान्स्किच साइप्रेसों का हरा रंग। ये सोखी हुई एनर्जी कई केमिकल रिएक्शन को चलाने के काम आती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ग्लूकोज में बदल देती है। ग्लूकोज एक सिंपल शुगर है जो एनर्जी स्टोर करता है। ये जीवन का ईंधन है। ये प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस ज्यादातर फूड चेन का आधार है, एल्प से लेकर सिसिली तक। फोटोसिंथेसिस से पेड़ पौधे सूरज की रोशनी को ग्लूकोज में बदल देते हैं, जैसे कोई छुपा हुआ खजाना। ये एनर्जी फिर हर्बिवोर्स को मिलती है, जो जानवर पेड़ पौधे खाते हैं, जैसे घास के मैदानों में चरती गाय, और फिर कार्निवोर्स को, जो हर्बिवोर्स को खाते हैं, जैसे अपेनिन्स की विल्क। यहाँ तक कि डिकम्पोजर्स, जो मरे हुए जीवों को डिकम्पोज करते हैं, वो भी उस एनर्जी पर निर्भर हैं जो फोटोसिंथेसिस से सूरज से मिलती है। जंगल के नीचे उड़ते हुए मशरूम के बारे में सोचो, वो भी इसी लाइफ साइकिल का हिस्सा है। तो फोटोसिंथेसिस सूरज और धरती पर जीवन के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है। यह प्रक्रिया सूरज की रोशनी को एनर्जी में बदल देती है, जो पूरे इकोसिस्टम को चलाती है, जैसे ग्रैंड पैराडाइसों के जंगल। यह इस बात का सबूत है कि हमारे ग्रह को जीवंत और हरा भरा बनाने में सूरज कितना महत्वपूर्ण है। एक सच्चा गार्डन ऑफ ईडन। सूरज, आसमान में ये जो चमकता सितारा है ना, शुरू से ही लोगों को सोचने पर मजबूर करता आया है। पुराने जमाने की कहानियों से लेकर आज के साइंस तक सूरज हमारी हिस्ट्री और कल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। इसने हमें यह समझने में मदद की है कि दुनिया कैसी है और हम उसमें कहाँ हैं। सोचो, हमारे पुरखे कैसे आसमान की तरफ देखते होंगे, सूरज की रोशनी और गर्मी से हैरान होते होंगे। वो जानते थे कि सूरज जिंदगी के लिए, खेती के लिए, दिन और रात के लिए कितना जरूरी है। गेहूं के खेतों में सूरज की धूप, कितने लोगों का खाना। सायन गरबरी का गाना उसल याद है, वो भी यही कहता है कि सूरज नेचर और हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। सूरज उनकी कहानियों और धर्मों में भगवान जैसा बन गया, ताकत और क्रिएशन का सोर्स। जैसे रोमन्स के लिए अपोलो और इजिप्शियंस के लिए आय, यहाँ ब्राजील में भी कुछ आदिवासी लोग सूरज की पूजा करते थे। सबकी अपनी कहानियां और रिचुअल्स थे। पुराने जमाने के लोग, इजिप्शियंस से लेकर मायंस तक, सूरज की मूवमेंट को ध्यान से देखते थे। उन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जो सूरज के हिसाब से अलाइंड थी। ये आसमानी निशान कैलेंडर की तरह काम करते थे और ये भी दिखाते थे कि वो दुनिया को कैसे देखते थे, कैसे वो कॉस्मोस से जुड़े थे और सूरज की कितनी रिस्पेक्ट करते थे। आज भी जब हम साइंस से सूरज को समझते हैं, तब भी ये आर्ट, लिटरेचर और म्यूजिक को इंस्पायर करता है। टर्सिला डू अमराल के ब्राइट कलर्स ब्राजील के सूरज की ताकत दिखाते हैं और टॉम जोबिम का म्यूजिक रियो दे जनेरो के सनी वाइब्स दिलाता है। सूरज की एनर्जी, उसकी गर्मी और जिंदगी देने वाली पावर आज भी
हमारे दिलों में है। ये हमें याद दिलाती है कि हम कॉस्मोस से कैसे जुड़े हैं और दुनिया में कितनी अमेजिंग ताकतें काम करती हैं। ये एनर्जी अब हम टेक्नोलॉजी से यूज कर सकते हैं बेटर फ्यूचर के लिए, जैसे ब्राजील में सोलर एनर्जी का बढ़ना का। हमारा सूरज, जो हमारे सोलर सिस्टम का धड़कता हुआ दिल है, वो हमें हमेशा के लिए रहने वाला लग सकता है, लेकिन स्टार्स का भी अपना एक लाइफ साइकिल होता है। सूरज एक नाजुक बैलेंस में रहता है। ग्रेविटी उसे दबाने की कोशिश करती है, जबकि उसके कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन उसे सपोर्ट करता है। ये एक तरह का कॉस्मिक टग ऑफ वॉर जैसा है ना? लेकिन ये बैलेंस हमेशा के लिए नहीं रह सकता। जब सूरज अपना सारा हाइड्रोजन यूज कर लेगा तो उसका कोर श्रिंक हो जाएगा और ज्यादा गर्म हो जाएगा और हीलियम का फ्यूजन शुरू हो जाएगा। सूरज एक रेड जायंट में बदल जाएगा, मर्क्यूरी और वीनस को निगल जाएगा और शायद अर्थ को भी। जरा सोचो, सूरज एक ऐसे विशालकाय राक्षस की तरह जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को खा रहा है। ये ट्रांसफॉर्मेशन हमारे सूरज जैसे स्टार्स के लाइफ साइकिल का एक नेचुरल पार्ट है। यह हमें यूनिवर्स के डायनामिक और कॉन्स्टेंटली चेंजिंग नेचर की याद दिलाता है, जैसे किसी ग्रैंड कॉस्मिक कार्निवल में। हालांकि हमारा सूरज अपने अंत की ओर बढ़ रहा है, एक लाल दानव रेड जायंट बनकर, और आखिरकार एक सफेद बौना तारा व्हाइट ड्वार्फ बन जाएगा, लेकिन इसके प्रकाश और जीवन की विरासत इसके अस्तित्व से बहुत आगे तक रहेगी। सूरज की मृत्यु अंतरिक्ष में भारी तत्वों एलिमेंट्स को फैला देगी, जिनसे नए तारे और ग्रह बनेंगे। जरा सोचो, सूरज एक लाल दानव रेड जायंट बन गया है और इसकी बाहरी परतें अंतरिक्ष में फैल रही हैं, साथ में लेकर जा रही हैं। इसके गर्भ में बने तत्व कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये तत्व नए तारों और नए ग्रहों का हिस्सा बनेंगे और ब्रह्मांड को जीवन के लिए जरूरी चीजों से भरपूर बनाएंगे। सूरज की मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। तारों के जन्म, जीवन और मृत्यु के चक्र की निरंतरता। जैसे राख से एक नया पक्षी उत्पन्न होता है, वैसे ही सूरज के अवशेषों से नए तारे जन्म लेंगे। आपका ध्यान के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी के लिए शांति